ये काइंडली बताइएगा प्लीज, आवाज अगर आ रही है तो। बेटा आतिफ अब्बास साहब, काइंडली पहले आप अपने क्वेश्चन का आंसर सुन लें जरा। सर ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड पे अगर बैलेंस आ रहा है, आतिफ अब्बास साहब प्लीज आप अपने क्वेश्चन का पहले आंसर सुनना। अगर ये डेबिट साइड पे सीडी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, तो इट मीन ये क्रेडिट बैलेंस है। तो बैंक ओवरड्रान का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। तो एडजस्टेड क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड पे अपीयर हो रहा है। ठीक है आतिफ, एंड सेम इज अ केस विद क्वेश्चन नंबर 16 एज वेल। ठीक है, क्लियर हो गया मसला। एक बार क्वेश्चन नंबर 16 ही कर लीजिए जरा, कल जो मैंने दिया था। सब लोग प्लीज जरा क्वेश्चन नंबर 16 पे एक मिनट आए। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा एग्जैक्टली शायद मिलता जुलता क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 से तो हुआ ही कंप्लीट। बताइए काइंडली, क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया सबने? हाँ, ये तो उससे मिलता जुलता था क्वेश्चन नंबर 12 से। पॉइंट नंबर 6 में से पूछा जा रहा है। पॉइंट नंबर 6 को अरसलान, ये जरा माउस इसका अंदर। जी सर, इसलिए मैंने दिया था कि जरा सेम था, लेकिन मेरे से पॉइंट नंबर 6 पूछा जा रहा है। तो पॉइंट नंबर 6 जरा एक नजर पढ़ लीजिएगा। 27 जून को 2 कस्टमर्स ने डायरेक्टली पैसे बैंक में जमा करवाए हैं। इनकी एडवाइस है बाद में रिसीव हुई है। अब रिलेट कर रही है जून, पैसे क्योंकि जून में आ गए हैं, तो देयरफॉर इसे रिकॉर्ड होना चाहिए जून में। तो जुलाई में जो रिकॉर्डिंग हुई है उसको फिर रिवर्स करके जून में रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। कस्टमर से पैसे हैं तो बैंक डेबिट होके डेटा कस्टमर्स क्रेडिट हो जाएंगे, डेटर्स क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्ली कौन साहब थे? अरसलान साहब। ओके। नुमान तारिक साहब, वो तो एग्जैक्टली वही पॉइंट था जो पहले डिस्कस हो गया हुआ है। तो मेरे ख्याल ऐसे टाइम वेस्टिंग है अगर उसकी हम बात करेंगे। तो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को चेक है, ये बैंक डेबिट होके पेबल टू मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 9 एक नजर पड़ेगा बेटा। पॉइंट नंबर 9 अनप्रेजेंटेड चेक है मोहम्मद सलीम। अनप्रेजेंटेड चेक बीआरएस में आएगा जी। बैंक कैपिटल क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और तो नहीं कोई पॉइंट इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में? क्वेश्चन नंबर 16 में कोई और इशू तो नहीं अब रह गया? स्पीड अप हो जाए प्लीज, एक क्वेश्चन और करना। ठीक है, मेरे आगे चलते हैं। टेस्ट वाला क्वेश्चन जब मैं डिस्कस करूंगा तो फिर उस वक्त हो जाएगा। मौज इस तरह बेटा ना करें काइंडली, जिस तरह के जो आप पॉइंट्स पूछ रहे हैं मनान ज्यादा बेटा, ये एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। वैसे टाइम वेस्टिंग है, 2 दफा हो गया, ट्वाइस हो गया, तो उसको भी अगर हम ठीक नहीं कर सकते तो इस तरह क्या फायदा है? आप क्वेश्चन नंबर 12 रिवाइज कीजिएगा और फिर क्वेश्चन नंबर 16 अटेम्प्ट कीजिएगा। काइंडली क्वेश्चन प्लीज वो पूछें जो लॉजिकल बनते हैं। इस तरह तो वी आर वेस्टिंग टाइम। जी डियर, इस तरह करें जस्ट 5 मिनट और, वो जो कल मैंने एंड में एक डिस्कशन स्टार्ट की थी रिगार्ड सस्पेंस से कम, उसको जरा थोड़ा सा और सुन के जरा फाइनल करें। जरा रजिस्टर खोलें जरा। जहां तक ये बात हुई थी काइंडली फोकस कीजिएगा इस पर जरा प्लीज। जहां तक कल ये डिस्कशन हुई थी ये क्लियर हो गई है? बताइएगा प्लीज। अच्छा, आप लोगों से रिस्पांस बेटा अब इसलिए जरूरी है क्योंकि आप फिजिकली मेरे सामने नहीं हैं। आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे कोई यस नो में, तभी मुझे चीजें पता चलेंगी। तो आई रिक्वेस्ट प्लीज इस तरह कर लें। डेफिनेटली मैं नहीं चाहता कि आप बार बार टाइप करें, टाइपिंग में भी आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अगर कोई आप यस कहना चाहें उसके लिए सिर्फ वाई रख लें, नो कहना चाहें तो
मेरा ख्याल एन के साथ ओ लगा ही लें छोटा सा। लेकिन अगर कभी आप लिख रहे हैं और मैं आपसे पूछूं कि आपने लिख लिया है, तो आपने अगर लिख लिया होगा तो एन लिख दिया करें, नोटेड। और अगर आप अभी ना लिख पाए हों तो डब्ल्यू लिख दिया करें। तो ये कुछ एब्रिविएशंस बता रहा हूँ मुझे, ताकि आपको भी टाइम वेस्ट ना और मुझे भी आइडिया हो जाए। तो प्लीज सब लोगों ने जहां तक कल हमने पढ़ा था ट्रायल बैलेंस और सस्पेंस अकाउंट के एंगल से समझ ली थी मेरी बात। मैं वहीं से दोबारा शुरू करना चाह रहा हूँ, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई। चलें जरा मेरी बात अब थोड़ी सी और कंप्लीट हो लेने दें। बस ठीक है, थैंक यू थैंक यू। रुक जाए बस। दोबारा रिवाइज के लिए छोटी सी एक बात, मैंने आपसे रिक्वेस्ट ये की थी कि डेटर्स 1 लाख से डेबिट हुए, सेल्स 10,000 से क्रेडिट हुई। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि फर्ज कर लेते हैं कि सेल जो है वो कम रिकॉर्डेड है, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली बेटा, अब ये जो मैं बता रहा हूँ ना क्या चीज गलत है क्या सही है, ये एग्जामिनर इंशाल्लाह क्वेश्चंस में बताया करेगा, तो उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी। हमने सिर्फ गलती को ठीक करना हुआ करेगा, तो गलती एग्जामिनर बताएगा और हमने करेक्शन करनी है। तो फर्ज करें अगर सेल गलत है, फिर तो ये हो गया जो हमने किया कल। लेकिन लेट्स अज्यूम अगर आपसे ये कहा जाए कि डेटर्स ज्यादा डेबिट हो गए हैं, मीन सही अमाउंट 10,000 है और डेटर्स 90,000 ज्यादा डेबिट हो गए हैं, तो इवन देन ये सस्पेंस अकाउंट ठीक हो सकता है। तो आप हेल्प करेंगे तो फिर क्या करता अगर मैं डेटर्स ज्यादा हो जाते, मसलन फॉर एग्जांपल अगर डेटर्स 1 लाख लिखे हुए हैं और ये 10,000 होने चाहिए थे, तो डेटर्स को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे? हेल्प करेंगे मेरी, बताएंगे? अब मैं फिर सस्पेंस अकाउंट कैसे ठीक करूं? कैसे, क्या डेबिट करूंगा डेटर को, फिर डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा? सब हेल्प करें। नहीं सर, डेटर डेबिट नहीं बेटा होगा यार। डेटर 1 लाख से डेबिट है और सपोज ये 10,000 सही अमाउंट है, तो अगर मैं आपके सामने ये अज्यूम करूं, ये जो पहले किया ये क्या था अज्यूम किया, सुन ले एक मिनट। इफ सेल्स आर लेस रिकॉर्डेड बाय 90,000, लेकिन अगर आपसे कहा एग्जामिनर फॉर एग्जाम्पल सिनेरियो में आपसे कहे कि इफ डेटर्स आर ओवर रिकॉर्डेड, ज्यादा डेबिट हो गए, ओवर रिकॉर्डेड बाय 90,000, मसलन सही अमाउंट 10,000 और डेटर्स को हमने बैंक से डेबिट कर दिए, तो इस केस में ठीक कैसे करेंगे? फिर डेटर क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और जब आप डेटर को क्रेडिट कर लेंगे, डेटर अब एसेट है, डेबिट हुआ हुआ है, तो 90,000 से क्रेडिट करके डेटर्स 10,000 हो जाएंगे। वंस यू मेक द करेक्शन, उसके बाद फिर सस्पेंस अकाउंट क्योंकि क्रेडिट बैलेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो डेबिट होकर खत्म हो जाएगा। मुझे सिर्फ आप फाइनली ये बताएं, मेरी बात क्लियर होगी है यस या नो में? जिन्हें क्लियर है वो नोट कर लें, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो मेरे साथ डिस्कस करने, इसे दोनों एंगल से करना जरा, इफ और करके ये लिखना जरा। बाकी आपने इसमें टेंशन कोई नहीं, ओके ठीक है नोटेड, नोट कर लें जरा। अब ये हमें एग्जामिनर बताएगा, अगर सेल कम रिकॉर्डेड है तो उसे फिर एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लें। सेल अब इनकम है, क्रेडिट होके बढ़ेगी, और डेटर एसेट है, अगर वो ज्यादा रिकॉर्ड है तो फिर वो डेबिट होके कम, सॉरी वो ज्यादा डेबिट हो गया है तो उसे क्रेडिट करके ठीक करेंगे। ठीक है, तो काइंडली इसको नोट कर लें, कोई होपफुली अब कंफ्यूजन नहीं रहेगी। जब आप लोग लिख लेंगे तो मुझे जरा काइंडली एक मैसेज कर दीजिएगा एन का, तो छोटी सी अब्रिविएशन जरा बना लें ताकि हमारा पे टाइम भी वेस्ट ना हो और मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग सब साथ मिल गए या नहीं। अच्छा, इन दिनों में मेरी अब स्टार्टिंग डेज में खासतौर पे कोशिश भी ये होगी कि हम बिल्कुल फिजिकल क्लास ही की तरह चलें। द ओनली लिमिटेशन वी आर फेसिंग इज कि अब आप मुझे जो रिस्पॉन्स है वो बाई योर वॉइस नहीं दे सकेंगे, तो उसके लिए बस रिक्वेस्ट है फिर आप मुझे जरा अपने टाइपिंग थोड़ी सी यूज करके मुझे रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। तो फील लाइक इन क्लास, द ओनली डिफरेंस इज कि हम फिजिकली आमने सामने बस नहीं है। होपफुली मैं तो आपको नजर भी आ रहा हूँ, लेकिन आप
क्या मुझे कहना चाह रहे हैं, उसके लिए फिर जरा टाइपिंग वाला काम जरा थोड़ा सा यूज करना है। ओके प्लीज। अब एक छोटी सी एग्जांपल चलें और लिखा, ताकि ये डिस्कशन थोड़ी सी यहाँ कंप्लीट हो जाए। ये जो एरर सी करेक्शन वगैरह है, सस्पेंस अकाउंट टाइप चीजें हैं, ये असल में हमारे बहुत से टॉपिक्स में आगे रखे मिक्स हो जानी है। इसलिए मैंने जरा चाहा ये है कि थोड़ा सा जरा अभी से ही हमें आइडिया होना शुरू हो रहा है। तो एक सेकंड एग्जांपल जरा क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल वंस अगेन एक ट्रायल बैलेंस है, अकाउंटिंग हेड्स, डेबिट क्रेडिट है। अब एक जरा रिवर्स वे में जरा एक एग्जांपल बना लें। फॉर एग्जांपल क्रेडिट परचेज है, लेट्स अज्यूम। तो अगर क्रेडिट परचेज है तो परचेजेस ने डेबिट होना है, क्रेडिटर ने क्रेडिट होना है। लेट्स अज्यूम परचेजेस डेबिट हुई हैं 5000 से और क्रेडिटर क्रेडिट हुए हैं 50,000 से। पहले बात जरा एक मिनट सुन लीजिएगा, लिखने से पहले एक मिनट रुक जाए जरा। वंस अगेन मैंने डेबिट क्रेडिट अमाउंट्स में मिस्टेक की है। वंस अगेन ट्राई टू रिकॉल फर्स्ट ऑफ ऑल, कल मैंने जो बात की थी वो क्या थी। अगर ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड्स मैच ना हो, टैली ना हो रही हो, सेम फिगर्स ना आ रही हो, सेम टोटल्स ना आ रहे हो, तो एज अ फर्स्ट स्टेप फिर किया ये जाता है कि पहले इस ट्रायल बैलेंस को इक्वल किया जाता है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द फिगर ऑन दैट साइड जहां टोटल ज्यादा है। इस केस में अब क्रेडिट कॉलम में टोटल ज्यादा है, तो इसलिए मैंने 50,000 वहां लिखा है। जितना अब क्रेडिट कॉलम में है उतना ही होना चाहिए डेबिट कॉलम में भी। अब इस केस में क्रेडिट कॉलम में अमाउंट ज्यादा थी और डेबिट कॉलम में अमाउंट कम है। देयरफॉर काइंडली मुझे बताएंगे मैं डिफरेंस किस तरफ लिखूं। सबसे रिक्वेस्ट है, किस कॉलम में डिफरेंस लिखूं। जी बिल्कुल ठीक है। डेबिट कॉलम में मैं लिखूंगा अगर 45,000, तो मेरा टेम्परेरी तौर पे ये ट्रायल बैलेंस रिकनसाइल हो जाएगा। डेफिनेटली जजाकल्लाह, आप सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। दिस इज ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब साथ साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह आप भी इंजॉय करेंगे और मेरे भी जरा आसानी रहेगी कि बच्चों को सी समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है। अब 45,000 यकीनन इस ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है। जब तक हमें क्लियरली पता नहीं चलेगा कि ये डिफरेंस क्यों है, तब तक टेम्परेरी तौर पे एक सस्पेंस अकाउंट का वर्ड साथ आ जाएगा। तो इट मीन सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कॉलम में भी होता है, हो सकता है, और डेबिट कॉलम में भी हो सकता है। क्रेडिट कॉलम में कब हो सकता है? जब डेबिट कॉलम के टोटल ज्यादा हो। और डेबिट कॉलम में सस्पेंस अकाउंट कब हो सकता है? जब क्रेडिट कॉलम का टोटल ज्यादा हो। एग्जांपल कंप्लीट कर लें, फिर ये भी मैं दोनों एंगल से बात करता हूं कि अगर परचेज गलत है तो फिर कैसे एंट्री बनेगी, और अगर क्रेडिटर्स गलत है तो फिर एंट्री कैसे बनेगी। तो कहीं नोट कर लें जरा। अहमद मुमताज बेटा, आपकी बात गलत तरफ चली गई है। अगर डेबिट या क्रेडिट एडवाइस हमारे पीरियड की हो, मिली बाद में भी हो, तो क्योंकि वो हमारे पीरियड से रिलेटेड है इसलिए हम रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड चेक्स हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हुए हैं, देयरफॉर हमने उन्हें कोई रिवर्स नहीं करना। बिल्कुल आपके एंड में मेरा नहीं ख्याल वर्ड सही लिखे हैं। हमने उन्हें सिंपली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाले पेज पे प्रेजेंट करना है। अगर क्रेडिट कॉलम का टोटल, मेरा भाई सही सही दबीब साहब, अगर ज्यादा है तो फिर डेबिट कॉलम में डिफरेंस आ गया। आपके सामने अभी यही तो हुआ है। ठीक है अहमद मुमताज, आपको ठीक समझ आ गया? बेटा अगर पेपर में हमारा सस्पेंस अकाउंट आ गया तो काइंडली इस चक्कर में ना पड़िएगा। हमारा सस्पेंस अकाउंट अगर आ गया तो एग्जामिनर ठीक नहीं करेगा, वो फिर हमें दोबारा बुला लेगा
6 महीने बाद, तो हमारा ट्रायल बैलेंस कभी आउट नहीं होना चाहिए। ये एग्जामिनर का अगर आउट हो तो वो आपको टेस्ट कर रहा होता है कि आप ठीक कर सकते हैं या नहीं। तो हमारा ट्रायल बैलेंस में कभी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, और किसी भी सही ट्रायल बैलेंस में देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्सेप्ट ऑफ एनी सस्पेंस अकाउंट। तो इस चक्कर में ना पड़े, अभी रिलैक्स होकर चलते जाएं। अभी हम एग्जाम हॉल से काफी दूर हैं, अभी बहुत मेहनत हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है आबाद साहब, आबाद हसन मोहम्मद आबाद समथिंग। ये डियर, लेट्स अज्यूम, अब पहले सुन लीजिएगा पूरी बात। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम परचेजेस आर लेस डेबिटेड बाय, अब बात बार रिपीट होनी है, अब सही कोशिश करनी है। लेट्स अज्यूम कि गलती ये है कि परचेज भी 50,000 होनी चाहिए थी और वो 5,000 लिखी हुई है, तो मींस परचेजेस आर लेस डेबिटेड बाय 45,000। बोलने क्या करें? अगर परचेज कम रिकॉर्ड हुई है तो ये एरर कैसे ठीक हो जाएगा? अगर परचेज कम रिकॉर्ड हुई है तो परचेज को फर्दर डेबिट हो जाना चाहिए, और अगर फॉर परचेज 45,000 डेबिट कर दी जाए तो 5,000 ऑलरेडी डेबिटेड है, 50 टोटल हो जाएगा। और आफ्टर दिस करेक्शन सस्पेंस अकाउंट बताएं, अगर डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट होके कम हो सकता है। बात क्लियर है प्लीज? ये काइंडली बता दें वाई वाई एंड व्हिचएवर यू वांट टू से। पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे टाइम वेस्ट ना करें, लिखें। ठीक है, ओके, कर ले नोट, ठीक है। फिर मैं सेकंड पॉसिबिलिटी भी लिख के आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो वंस अगेन आई मस्ट रिपीट कि एग्जामिनर आपको बताएगा कि व्हाट आर द एरर्स, आपने उसके बारे में डिसीजन नहीं लेना, एरर वो बताएगा, और जो वो बताएगा अकॉर्डिंगली फिर हम सोच लिया करेंगे। बस जो आपसे कॉन्टिन्यूस बेटा चीज प्राइमरीली तौर पे रिक्वायर्ड है मेरी, मुझे सबसे पहले वो ये है कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस प्लीज ऑनलाइन क्लास है। आपने कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ जाना कि ऑनलाइन क्लास मैंने नहीं लेनी और आपने मैंने रिकॉर्डिंग सुन लिया करूंगा। फर्स्ट प्रेफरेंस प्लीज ऑनलाइन क्लास है, पार्टिसिपेट करेंगे, साथ साथ क्वेश्चन पूछेंगे, इंशाल्लाह चीजें क्लियर हो जाएंगी। रिकॉर्डिंग ऑप्शन इसलिए है कि ताकि आप बाद में रिवाइज कर सकें। तो प्लीज योर फर्स्ट प्रेफरेंस इज नॉट द रिकॉर्डिंग, योर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी ऑनलाइन क्लास। डेली बेसिस पे जिस तरह आप क्लास में आते थे उस तरह आपने ऑनलाइन क्लास लेनी है, ठीक है? ये बात मेरी प्लीज ध्यान में रखनी है। इसलिए उसामा हम क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करके खत्म करेंगे। सस्पेंस अकाउंट शुड नॉट बी इन ट्रायल बैलेंस। अगर वो डेबिट आ रहा है तो क्रेडिट होके खत्म होगा, और अगर वो क्रेडिट आ रहा है और डेबिट होके खत्म होना चाहिए। इट मींस जब हम करेक्शन कर लेंगे तो करेक्शन के बाद सस्पेंस अकाउंट आपके इस ट्रायल से निकल जाना चाहिए। ये बात सब इसलिए क्योंकि सस्पेंस अकाउंट डेबिट आ रहा है, कैसे खत्म होगा? क्रेडिट होके। ठीक है मिस्टर मोहम्मद मोहम्मद अब्बाद हसन। जी डियर, अगर फॉर एग्जांपल ये कहा जाए कि एरर वाज, लिखें क्रेडिटर्स वर, के सही फिगर 5,000 थी, एंड क्रेडिटर्स वर क्रेडिट ओवर क्रेडिटेड बाय, ज्यादा क्रेडिट हो गए 45,000। तो इस केस में फिर अगर मसलन मतलब कहने का मतलब ये कि 5,000 ठीक अमाउंट थी और क्रेडिटर्स जो है वो 40,000 से क्रेडिट हो गए हैं, विच सिंपली मीन्स कि क्रेडिटर की अमाउंट 45,000 ज्यादा क्रेडिट हो गई है। तब अगर ज्यादा क्रेडिट होगी तो इसको कैसे ठीक होना चाहिए? अब क्रेडिटर डेबिट आएंगे, और क्रेडिटर डेबिट होके इसका मतलब 50,000 भी 5,000 हो जाएगा 45,000 से डेबिट होके। और जब ये काम हो जाएगा तो परचेस ऑलरेडी ठीक है, क्रेडिटर भी ठीक हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर सस्पेंस अकाउंट शुड नॉट बी इन ट्रायल बैलेंस। देयरफॉर वो कैसे खत्म हो जाएगा? वंस अगेन क्रेडिट के खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इट मींस या तो फिर परचेज ने बढ़ना है और या क्रेडिटर्स ने कम होना है।
आई होप कि यहां तक जो बात हो रही है हुई है सबको समझ आ गई। फिजान से बात ये हो रही कि अगर क्रेडिटर्स ज्यादा क्रेडिट हो गए तो ज्यादा क्रेडिट ना होना चाहिए, ना कम क्रेडिट होना चाहिए, ना कम डेबिट होना चाहिए, ना कम ज्यादा डेबिट होना चाहिए। ज्यादा क्रेडिट हो गए तो क्रेडिटर डेबिट होकर ठीक हो जाएंगे, और देयरफॉर फिर सस्पेंस अकाउंट का ट्रायल बैलेंस में कोई काम नहीं है। जब करेक्शन हो गई तो फिर सस्पेंस अकाउंट खत्म हो गया। ठीक है फैजान? जी माय डियर, आफ्टर दिस डिस्कशन इसकी फिर जब दोबारा कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर करेंगे। फिलहाल एक डिस्कशन को कंटिन्यू करें। आज जरा कहीं बीआरएस को कहीं डिस्कस करके बात खत्म करें। डेफिनेटली फर्दर क्वेश्चंस तो जितने भी किए जा सकते हैं, लेकिन इसके फाइनली कॉन्सेप्ट्स कुछ इसी तरह से थे। अच्छा शाम, बनता तो नहीं है लेकिन अगर बन जाए तो फिर उसको रेक्टिफाई होना चाहिए, उसको करेक्ट होना चाहिए। ये अब इस बात को छोड़ दें और काइंडली क्वेश्चन नंबर 15 अपने सामने रख लें। फर्स्ट लाइन से पढ़ें, वही बीआरएस का क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक दो नए वर्ड्स आएंगे वो मैं जरा सुन। XZ and company maintains current account and PLS account with aggressive bank limited। फुल कंसंट्रेट कीजिएगा, मेरा ख्याल है अब एक फाइनल रवीन के तौर पे हमें इसे देखना चाहिए। वो सब कुछ जो हम पिछले दिनों में बनाते जा रहे हैं एक दफा फिर सोच के खत्म करें, और डेफिनेटली आपको कंसंट्रेट करना पड़ना। बैंक हैज इंस्ट्रक्शंस टू क्रेडिट ऑल रेमिटेंसेस received in the name of company only in the current deposit account। यहाँ दो बेटा वर्ड आ गए फर्स्ट लाइन में जो फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स होकर जरा बात सुने। बैंक में जब अकाउंट्स ओपन करवाए जाते हैं तो दो तरह के अकाउंट्स ओपन करवाए जाते हैं। वंस अगेन ये बिजनेसेस के एंगल से है। एक होता है पीएलएस अकाउंट विच स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट। पीएलएस स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट। और एक होता है करंट अकाउंट, और जिसको कभी कभी करंट डिपॉजिट अकाउंट भी कह देते हैं। ठीक है, उसके लिए फिर एक एब्रीविएशन भी है, नीचे आपको नजर आएगी सीडी अकाउंट। सीडी स्टैंड्स फॉर करंट डिपॉजिट अकाउंट, सिर्फ करंट अकाउंट भी। बाकी इसमें जो भी डिफरेंस हो, लेकिन जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें मेन डिफरेंस है इन अकाउंट्स में, मतलब आप जाके बैंक में पीएलएस अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और करंट डिपॉजिट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। डिफरेंस ओनली इज कि अगर आप पीएलएस अकाउंट ओपन करवाएंगे तो इस पे फिर बैंक इंटरेस्ट देता है अगर आपका इसमें डेबिट बैलेंस पड़ा हो। हमारे एंगल से अगर हमारा कोई बैलेंस पड़ा है जो हमने बैंक से हमारा रिसीवेबल है तो हमें इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट इस पे मिलता है। लेकिन अगर आप सीडी अकाउंट खुलवाते हैं तो फिर बैंक इस पे इंटरेस्ट नहीं देता है। पहली बात तो ये सुन लें कि नॉर्मली आप एज अ कस्टमर एक इंडिविजुअल के अगर तौर पे देखेंगे तो नॉर्मली जो इंडिविजुअल्स हैं वो पीएलएस अकाउंट ही खुलवाते हैं। लेकिन हम बिजनेसेस के अगर एंगल से बात करें तो पीएलएस अकाउंट भी खुलवाया जा सकता है और करंट अकाउंट भी खुलवाया जा सकता है। फर्क क्या है? बैंक पीएलएस अकाउंट पे तो इंटरेस्ट देता है, सीडी अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं देता है। सवाल ये पैदा होता है कि फिर इंटरेस्ट सॉरी करंट अकाउंट क्यों खुलवाया जा रहा है अगर इस पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। करंट अकाउंट नॉर्मली इसलिए खुलवाया जाता है ताकि आप ओवरड्रॉन बैलेंस ले लें। मतलब इसका ये है मेरी बात का, पीएलएस अकाउंट खुलवा के आप लोन नहीं ले सकते। अगर आपका इरादा है कि आप बैंक से लोन लें तो फिर आप डिपॉजिट अकाउंट खुलवाएंगे। तो डिपॉजिट अकाउंट अगर आप खुलवाएंगे तो फिर बैंक इंटरेस्ट आपको देगा नहीं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा पैसे बैंक से ले लेंगे तो बैंक उस पर इंटरेस्ट आपसे लेगा जरूर। ठीक है, तो करंट अकाउंट नॉर्मली तब यूज किया जाता है जब आपने बैंक से एक्स्ट्रा फंड्स भी लेने हो। अगर फर्ज करें करंट अकाउंट में आपका आपके कोई पैसे पड़े भी हैं, फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपया पड़ा है, फिलहाल पड़ा है और आपको अभी ओवर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो आपको उस 2 लाख पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ओवर ड्रॉ कर लें, फॉर एग्जांपल 5 लाख बैलेंस हो गया, 4 लाख, जितना भी बैंक से एग्री हुआ है,
तो फिर बैंक उस पर इंटरेस्ट लेता है। मैंने जो टिक्स लगाए हैं ये किस एंगल से हैं कि पीएलएस पे हमें बैंक इंटरेस्ट देता है और करंट हमें देता नहीं है, लेकिन हमसे लेता है अगर हम ऑब्वियसली ओवरड्रॉन बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, और कब अब ये बैंक्स जो हैं, बिजनेसेस जो हैं, ये क्वाइट पॉसिबल है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस में पहले भी आया था। जस्ट एक मिनट में अगर अपनी बात कंप्लीट कर लूं कि बैंक्स के बिजनेसेस के सॉरी बैंक्स में एक से ज्यादा अकाउंट्स भी हो सकते हैं, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हमारे बिजनेस का बैंक में कोई पीएलएस अकाउंट भी हो और हमने बैंक में कोई सीडी अकाउंट भी रखा हो। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, और ये भी हो सकता है एक से ज्यादा पीएलएस अकाउंट्स हो हमारे, और एक से ज्यादा करंट अकाउंट्स भी हो सकते हैं। तो बाकी सारी बातें अपनी जगह हैं। जो छोटा सा डिफरेंस आपने ज़हन में रखना है वो ये है, पीएलएस अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है अगर आपका बैलेंस है, लेकिन अगर आपका बैलेंस पड़ा भी है करंट डिपॉजिट अकाउंट में तो बैंक इंटरेस्ट देता नहीं है। लेकिन वो खुलवाया कब जाता है, जब आपने लोन लेना हो, और अगर आपका ओवरड्रॉन बैलेंस हो जाए तो उस पर फिर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज भी करेगा। जी, ये पीएलएस अकाउंट के लिए एक और नाम बोला गया, ठीक है, हाँ जी, सब सही कह रहे हैं। एक और वर्ड भी मे बी आपने सुना हो, ये पीएलएस अकाउंट ही को सेविंग अकाउंट भी कहते हैं, ये भी लिख लें। तो ये जरा अगर अपने पास रजिस्टर में नोट कर लें, और काइंडली बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, मे बी आपने बहुत सी बातें और सुनी हो, बस जितनी हमें एग्जाम पढ़ने पे जरूरत है वहीं तक मेरा ख्याल रहे, बाकी डेफिनेटली और भी बड़ी वैरायटीज है। शारिक, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल बेटा इस वक्त क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है। एग्जामिनर ने हमसे हरगिज ये नहीं पूछना कि कौन सा अकाउंट रेलिवेंट बेहतर है। मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपका बिजनेस बैंक से कोई लोन ले तो वो फिर पीएलएस अकाउंट पे लोन मिलता ही नहीं, तो फिर वो कौन सा बेहतर है, बैंक बिजनेस विल डिसाइड इन द गिवन सिचुएशन। शेयरिंग का मतलब है वो उसमें से प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, ये लिखा हुआ वर्ड, लेकिन बहरहाल ये फिक्स में फिक्स इंटरेस्ट होते हैं, ऐसे शेयरिंग हिस्से वाली कोई बात होती नहीं है। ठीक है, तो काइंडली जरा नोट करें, नोट करके मुझे बता दें। अगर लिखते जाएंगे तो काइंडली बताते जाइएगा। चलें, ठीक है। सीडी अकाउंट में अगर ओवरड्रॉन बैलेंस होगा तो हमें ऑब्वियसली इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सही कह रहे हैं आबाद हसन, पीएलएस अकाउंट में ओवरड्रॉन बैलेंस हो ही नहीं सकता। पीएलएस अकाउंट में आप उतनी ही बस पैसे निकलवा सकते हैं जितने आपके पड़े हैं, इट मीन वो जीरो से कम नहीं हो सकता, लेकिन वो जीरो से नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकता है अगर करंट डिपॉजिट अकाउंट है। तो इट मीन अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको सीडी अकाउंट ही ओपन करवाना पड़ेगा। ठीक, ठीक है मौज, लिखिए प्लीज। जी डियर, अब आगे चलें जरा। XCN company maintains their current account and PLS account with Aggressive Bank Limited. बैंक अब नाम है बैंक एक। Bank has instructions bank to credit all the remittances received in the name of the company only in the CD account. बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि सारे पैसे जो रिसीव होंगे, रिमिटेंसेस का मतलब होता है जो पैसे रिसीव हो रहे हैं, रिमिटेंसेस अमाउंट जो रिसीव हो रही है, जो अमाउंट रिसीव होनी है, रिमिटेंसेस रिसीव मीन सिंपली अमाउंट रिसीव, जो अमाउंट रिसीव होगी हमें बैंक में, वो बैंक को ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि सीडी अकाउंट में ही क्रेडिट करनी है बैंक ने। ठीक है, द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेंड बाय द बैंक फॉर द पीरियड 1 जनवरी, पुराना सा ईयर लिखा हुआ 1990 31 जनवरी, जनवरी के एक महीने की वर्किंग है, शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस। अब आए मेन गेम शुरू हो गई। बिल्कुल अब्दुल्ला हनीफ, इसकी जरूरत नहीं है, क्रेडिट कार्ड और चीज है, उसका इससे लिंक नहीं है। अब फिर वंस अगेन इंडिविजुअल के एंगल से सोच रहे हैं, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि जरा बिजनेसेस के एंगल से कुछ बातें शायद आपके आइडिया में, आपके नॉलेज में नहीं है। जी डियर, ये अगर आपने बताना है द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेंड बाय बैंक, कंसंट्रेट कीजिएगा जरा, जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजी है बैंक ने जनवरी की, उसमें फॉलोइंग बैलेंसेस आ रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है जरा मुझे इसकी नेचर भेजें जरा। सीडी अकाउंट ओवरड्राफ्ट, फाइनल सोच के
ये डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? नहीं बेटा, ये गलत करें, जो क्रेडिट भेजने आपने नहीं सोचा बेटा सही से। छोड़ दें, छोड़ दें। इतने सारे लोगों ने क्रेडिट भेज दिए। मेरे भाई गौर से पढ़ें जरा। द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेंट बाय बैंक, ये अकाउंट की स्टेटमेंट बैंक ने भेजी है, ये उसके बैलेंसेस की बात हो रही है। ये बैंक स्टेटमेंट के बैलेंसेस हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेंट बाय बैंक। तो प्लीज डेबिट बैलेंस है। ओके, जिनका गलत हुआ है सही सही हो गया। जिनका गलत था ठीक है। ओके, चलें आगे चलें। पीएलएस बताएं, पीएलएस बताएं। अब इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बताएं पीएलएस में कौन सा बैलेंस होगा अकॉर्डिंग टू बैंक स्टेटमेंट? क्रेडिट। आपने भी लिखना है, ठीक है, आप भी नोट करना शुरू करें। द बैलेंसेस शोन बाय बैंक डिड नॉट टैली विद द बैलेंसेस शोन बाय द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब ये बुक्स ऑफ द कंपनी के मुताबिक सीडी अकाउंट में बताएं, रेफरेंस बताना है आपने, ये कौन कौन से बैलेंसेस हैं बुक्स ऑफ द कंपनी? जी ठीक है बेटा हमजा, वो भी ठीक है। ना करें डियर, बुक्स ऑफ द कंपनी सीडी अकाउंट में डेबिट बैलेंस है फिलहाल। अगर हमें नहीं पता मेरे भाई ना करें यार, ये क्या करने लगे माय डियर, ना करें। 65, प्लीज ये हमारे लिए बैलेंसेस 6594 और 2365253 कौन से बैलेंसेस होंगे अगर ये ओवरड्रॉन वगैरह वर्ड्स नहीं लगे हुए यार? प्लीज, अगर पता ना हो तो हमारा बैलेंस बैंक का, हमारा बैलेंस डेबिट और बैंक का क्रेडिट, लेकिन यहां डेबिट क्यों लिखा हमने? क्योंकि ओवरड्रॉन बैलेंसेस हैं। प्लीज सबका क्लियर है प्लीज? नहीं बेटा, इसमें मैंने ये नहीं बात की थी, एक मिनट बाद मेरी बात सुने जरा। सीडी अकाउंट खुलवाया तब जाता है माय डियर, प्लीज प्लीज प्लीज। सीडी अकाउंट लोन के लिए खुलवाया जाता है, लेकिन अगर आपने ओवरड्रॉन बैलेंस किया होगा तो क्रेडिट बैलेंस है, और अगर अभी ओवरड्रॉ बैलेंस नहीं किया होगा तो फिर ये डेबिट है। अब यहां सीडी अकाउंट के साथ अगर ओवरड्रॉन बैलेंसेस होते, ओवरड्रॉन का वर्ड लिखा होता, तो यकीनन फिर ये हमारे मुताबिक क्रेडिट बैलेंस होता। लेकिन सीडी अकाउंट के साथ क्या वर्ड्स नहीं है यहां, जो यहां है, यहां ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिखा हुआ है और यहां नहीं लिखा हुआ। तो अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो सीडी अकाउंट सिंपली मींस कि उसमें भी फिलहाल हमारा डेबिट है। अब आप इस बात से काइंडली कंफ्यूज ना हो कि में भी डेबिट है, हमारा भी डेबिट है। इट डेफिनेटली मींस कि कुछ रिकंसिलिएशन अभी होनी है, ठीक है? तो ना बैलेंस मैच कर रहा है, ना ही बैलेंस मैच कर रहा है, और ना ही अमाउंट मैच कर रही है। लेकिन ये क्लियर रखें, ऊपर बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक है बेटा, प्लीज पढ़ें। बैलेंसेस शोन बाय बैंक डिड नॉट टैली विद द बैलेंसेस शोन बाय द बुक्स ऑफ द कंपनी। ये हमारी बुक्स के मुताबिक बेटा बैलेंस नहीं शो कर रहे। तो इट मींस हमारी बुक्स का मतलब कैश बुक की बात हो रही है, कैश बुक कह लें या बैंक बुक कह लें, ये कैश बुक के एंगल से बात हो रही है। अब सबका क्लियर है प्लीज? मौज वगैरह, मैं फैजान, आप समझ आ गई बात मेरी? जी बेटा, अगर कोई कंफ्यूजन है स्टिल तो बता दीजिएगा। जिन लोगों ने मुझसे अभी कुछ क्वेश्चंस पूछे, मेरा ख्याल है सबका आंसर अब आ गया। ये बेटा बुक्स ऑफ द कंपनी में कौन सा हमारा लेजर होगा? हम तो कैश बुक की भी बात कर रहे होंगे ना। ठीक है बेटा, प्लीज क्लियर है? जिन खासतौर पे जिन हजरात ने क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं सबका नाम इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि वो समटाइम्स क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो अगर आपको तो आइडिया होगा आपने क्या पूछा था। ये मौज आपकी अपनी डिसीजन है। ओवरड्राफ्ट और ओवरड्रॉन सेम वर्ड्स हैं, ये आपने अपनी तरफ से कुछ नई चीज निकाल ली है सर। ठीक है सर मौज, मेरे मेरा मैंने तो हमेशा आपसे ये कहा कि ओवरड्राफ्ट इज सिंपली अनदर नेम फॉर ओवरड्रॉन।
जी अगर अगर सीडी अकाउंट ओवरड्राफ्ट है, बैंक के एंगल से ओवरड्राफ्ट है, हमारे एंगल से भी डेबिट है जी, बैंक के एंगल से। जी डियर आगे पढ़िए इधर। ऑन सिक्योरिटी द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोट। अब थोड़ा सा काम कंसंट्रेशन का हो जाना स्टार्ट, तो छोड़ दे आगे पीछे रह गए जो, आगे चलें। इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, अब कुछ इशू फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज जब चेकिंग की गई, स्क्रूटनी की गई, तो कुछ डिस्क्रिपेंसीज का पता चला, नोटेड बाय द अकाउंटेंट। कुछ इन द बुक्स ऑफ द कंपनी का जिक्र है पहले, और फिर इन द बुक्स ऑफ द बैंक। फुल कंसंट्रेशन। A check for Ps 5667 issued from CD account was recorded in PLS account. A check of rupees 5667 issued from CD account was recorded in PLS account. और बेटा बुक्स ऑफ द कंपनी का मतलब है हमारी बुक्स हैं, हमारी बुक्स का मतलब हमारे लेजर्स हैं, और हमारे लेजर्स में कैश बुक होती है। 3 क्वेश्चन मार्क की काशिफ क्या जरूरत है यार? इस तरह तो कभी बात आगे नहीं बढ़ सकेगी आप जिस तरह से समटाइम्स मासूमियत से सवाल पूछते हैं बेटा। बुक्स ऑफ द कंपनी सिंपली मींस हमारी बुक, कंपनी की बात हो रही है, कंपनी की किताबों की बात हो रही है, और कंपनी की किताबों में बहुत से लेजर होते हैं, और उनमें से एक लेजर कैश बुक है जो बैंक अकाउंट कहलाता है। काशिफ बस करें यार प्लीज। जी डियर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी कुछ एरर्स नजर आ रहे हैं, शायद कहां से इशू हुआ ये सब कुछ लिख के करना पड़ना है, ऐसे नहीं बात बनेगी। लेकिन थोड़ा सा हेल्प करें, बताएंगे इसका। बुक्स ऑफ द कंपनी में अगर ये एरर है तो क्या हम इसे बुक्स ऑफ द कंपनी में ठीक करेंगे सर? जी क्या एंट्री बनेगी? फुल कंसंट्रेशन। कहां से इशू हुआ चेक और कहां रिकॉर्ड हो गया? अगर चेक इशू हुआ तो क्रेडिट होना था बैंक ने, कौन से अकाउंट को क्रेडिट होना था? सीडी ने, सीडी अकाउंट ने, करंट डिपॉजिट अकाउंट ने। और कौन सा क्रेडिट हो गया? डेफिनेटली इसको लिख के भी बाद में करते हैं, लेकिन साथ साथ अगर जहां जहां गलतियां हमारी हैं अगर हम उसकी एंट्री लिख लें तो शायद आसानी रहेगी। बताएंगे कोई एंट्री इसकी क्या बनेगी? कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कौन सा क्रेडिट हो जाएगा? रिकॉर्डेड इन पीएलएस हो गया, तो इशू हुआ सीडी से, सीडी क्रेडिट होना था, तो रिकॉर्डेड इन पीएलएस। तो आई थिंक शायद हमें ठीक करने के लिए अब करना पड़ेगा पीएलएस डेबिट, पीएलएस अकाउंट डेबिट और सीडी अकाउंट क्रेडिट। नोट कर लें जरा। ठीक है ठीक है ठीक है माय डियर। अब दिस इज नॉट द एटीट्यूड यार। हम जो भी बेटा करेंगे वो देख लेंगे यार, क्या हम इस वक्त एंट्री नहीं कर सकते? हमने जो भी करना वो कर लेंगे। इस वक्त इस क्वेश्चन की क्या सेंस है? मैंने पूछा क्या एंट्री हो सकती है, आप मुझसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? जी बेटा एंट्री क्लियर होगी सर? जी साथ साथ अभी फिर रजिस्टर अपनी बुक पे ही लिख लीजिएगा, थोड़ी थोड़ी स्पेस क्रिएट करके आगे चलें। A sum of 25,000 deposited in PLS account was recorded in, अब ये कंपनी की बुक्स में सारे इश्यूज हैं, तो जहां जहां गलती है इसका मतलब हम अपनी ही बुक्स में, हम अपनी ही बुक्स मींस अपने ही लेजर्स में एडजस्टमेंट करेंगे। तो a sum of rupees 25,000 deposited in PLS account was recorded in CD account। बताएंगे कैसे ठीक करेंगे? पैसे जमा हुए पीएलएस में, रिकॉर्ड कर लिए सीडी अकाउंट में, तो मैं एंट्री साथ साथ इसलिए मिटाता रहूंगा जरा मेरे पास स्पेस क्रिएट हो जाए। आपने प्लीज थोड़ा थोड़ा साथ साथ लेना है, फिर हम फॉर्मली से क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। जी हेल्प मी, क्या करना चाहिए? पैसे जमा हुए हैं पीएलएस में, क्या होना चाहिए? रिकॉर्डेड इन सीडी। तो पैसे अगर जमा करवाए गए हैं तो कहां डेबिट होने चाहिए? पीएलएस में। और कहाँ रिकॉर्ड हो गए थे? सीडी अकाउंट में। तो ये एग्जैक्टली सेम एंट्री बन रही है, दोबारा गौर से देखें। ये पैसे अब जमा, वो तो चेक इशू हुआ था, यहाँ पैसे अब जमा हो रहे हैं, उलट कर रहे हैं उलट कर रहे हैं उलट कर रहे हैं। ओके फाइनल बता दें काइंडली यस नो में, समझ आ गई बात?
तो काम जरा कंसंट्रेशन का हो जाएगा, सीरियसली साथ साथ चलें, आगे बढ़े। आगे बढ़े सर। देन बेटा वो कहता है बैंक्स गोडाउन कीपर सैलरी of 750 charged to CD account by bank remained unrecorded। पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लें, ये वर्ड्स उसने यूज किए हैं। वो कहता है बैंक्स गोडाउन कीपर सैलरी, बैंक्स गोडाउन कीपर सैलरी, गोडाउन कहते हैं गोदाम को, स्टोर रूम को, तो स्टोर रूम में कोई स्टोर रूम का कोई इंचार्ज है जिसकी सैलरी की बात हो रही है। असल में सीडी अकाउंट की थोड़ी सी स्टोरी जहन में लगेगा। मैंने अभी आपसे कहा था सीडी अकाउंट नॉर्मली तभी खुलवाया जाता है जब बैंक से कोई लोन लिया जाता है। अब जब आप बैंक से कोई लोन लेते हैं तो बैंक उसके अगेंस्ट, प्लीज इस तरह की बातें आपने प्लीज सुनी होगी, कंसंट्रेशन सुनिएगा जरा, फर्दर रिवाइज करें जरा। बैंक अपने लोन के अगेंस्ट कोई ना कोई चीज आपसे एज अ सिक्योरिटी, प्लेज, मॉर्टगेज वगैरह के वर्ड्स आपने सुने हो, तो सिक्योरिटी के तौर पे रखता है आपका कोई एसेट, ठीक है। अब समटाइम्स ये लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज वगैरह को भी सिक्योरिटी के तौर पे दे के लोन लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये गुड्स के सिक्योरिटी रखवा के भी लोन लिए जाते हैं। बैंक अब करता ये है, ठीक है, अगर आप कोई लोन ले रहे हैं तो और एसेट सिक्योरिटी के तौर पर दे रहे हैं, तो ये नहीं होता कि बैंक वो एसेट ले जाएगा। बैंक का वो एसेट तब हो जाएगा जब आप डिफॉल्ट करेंगे, और अगर आपने डिफॉल्ट नहीं किया तो वो गुड्स अभी आपके पास ही पड़ी होंगी। लेकिन अगर आपने सिक्योरिटी के तौर पर रखवाई होंगी तो बैंक करता यह है कि इन गुड्स को इंश्योर करता है कि अब उसने इंश्योर करना है ये गुड्स उस क्वांटिटी की और उतनी प्राइस की पड़ी हो जितनी कि आपने सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन लिया हुआ है। तो बैंक देयरफॉर आपकी ये गुड्स जिस स्टोर रूम में पड़ी होती हैं, स्टोर रूम में अपना एक एम्प्लॉय बैठा दिया है ताकि वो एम्प्लॉय बैंक को बताता रहे कि कितनी वैल्यू के गुड्स स्टोर रूम में है, और ये इंश्योर फिर करना होता है बिजनेस ने कि सर्टेन क्वांटिटी की और अमाउंट की गुड्स हमेशा स्टोर रूम में अवेलेबल रहें। अब एम्प्लॉय ये बैंक का होगा, लेकिन फिर बैंक ये रिक्वायर करता है कि इस पर्सन को सैलरी बिजनेस ने दी है। अब ये डेफिनेटली जो लोन दे रहा होता है उसकी कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो बात ये है, लोन लेंगे तो कुछ सिक्योरिटी के तौर पे कुछ चीज रखवाएंगे, और अगर गुड्स की सिक्योरिटी होगी तो गुड्स स्टोर रूम में पड़ी होंगी। बैंक वाले अपने एक पर्सन को वहां पे एज एन एम्प्लॉय अपना बैठा देंगे, लेकिन उसकी जो भी कोई सैलरी होगी उस एम्प्लॉय की, वो फिर बैंक रिक्वायर करता है कि बिजनेस पे करेगा। अब जब लोन प्रोवाइडर होते हैं तो मर्जियां उनकी चलती हैं, देयरफॉर बिजनेसेस को ये सैलरीज पे करनी पड़ती हैं। अब जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस, बिजनेस की बिजनेस के लिए ये सैलरी भी एक एक्सपेंस की तरह कंसिडर होगी। मेरी बात कुछ क्लियर हो गई है? ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं जी माय डियर। देयरफॉर अब ये सेंटेंस अगर पढ़ा जाए नंबर 3, तो वो कहता है बैंक गोडाउन कीपर सैलरी ऑफ 750 चार्ज टू सीडी अकाउंट बाय द बैंक रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड। अब ये जो इश्यूज पढ़ रहे हैं काइंडली ध्यान में रखिएगा, ये इन द बुक्स ऑफ द कंपनी है, तो कोई फाइनली फिर इसकी एंट्री बन सकती है सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सीडी अकाउंट क्रेडिट। सीडी अकाउंट क्यों क्रेडिट? क्योंकि सीडी अकाउंट में पैसे चार्ज किए, किसने चार्ज किए? बैंक ने डेबिट किया होगा सीडी अकाउंट को, हम उसके अगेंस्ट सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड करके सीडी अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ओके सर। सेकंड पॉइंट सर ये था कि पैसे बैंक में जमा हुए हैं, तो अगर पैसे बैंक में जमा होंगे तो उन्होंने डेबिट कर, हमें उन्हें डेबिट करना था। पीएलएस अकाउंट में डेबिट करने की बजाय सीडी अकाउंट में डेबिट हो गए हैं, देयरफॉर हाफिज मुजफ्फर साहब हमें पीएलएस अकाउंट डेबिट करके सीडी अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। जी कह सकते हैं बैंक चार्जेस, लेकिन क्योंकि ये सैलरी के नाम से है इसलिए फिर इसे सैलरी एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है डियर हाफिज मुजफ्फर, आपको बात समझ आ गई? पॉइंट नंबर 2 में जिनका इशू चल रहा था सब अब क्लियर हो गए।
जी माय डियर, नंबर 4। अब कुछ थोड़ा सा अगर आपको आइडिया होना शुरू हो गया चीजों को, पढ़ें। चेक ऑफ ₹8563 deposited in CD account was honored and returned to the company in February 1990। अब बार बार ये चीज रिपीट हो रही है। अगर ये चेक रिटर्न बाद में भी हुआ है लेकिन डिसऑनर हो गया चेक, रिटर्न अगर फरवरी में भी हुआ है, तो हमें उस महीने में रिकॉर्ड करना चाहिए जिस महीने से ये रेलिवेंट है। और जनवरी की ये डिस्कशन है। अगर रिटर्न फरवरी में भी हुई है तो एक डिसऑनर चेक की एंट्री बता दें। अब ये कंडीशन बिल्कुल सही बताई। सीडी अकाउंट का एक चेक था जो डिपॉजिट हुआ था और डिसऑनर होने के बाद रिटर्न हो गया। क्या एंट्री करेंगे? फाइनल बोले सारे। क्या डेबिट होगा इसमें? ठीक है। और साथ से मेंशन करते रहिएगा प्लीज, जहां सीडी है वहां सीडी और जहां पीएलएस है वहां पीएलएस। तो डेटर डेबिट एंड सीडी अकाउंट। अब जब मैं सीडी अकाउंट कहता हूं ना, तो सीडी अकाउंट मींस बैंक अकाउंट है, सीडी बैंक अकाउंट। जी एनी कंफ्यूजन? ठीक है, समझ आ गया प्लीज? अब सबने लिख लिया? जी सर। नंबर 5 ट्राई करें। 3 checks of rupees respectively issued from CD account by the company remained unpaid। फुल कंसंट्रेट करें और बताएं इसकी क्या एंट्री करें। जी उसामा बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब्दुल रहमान साहब भी ठीक कह रहे हैं, बाकी भी काइंडली हेल्प करें। इस पॉइंट नंबर 5 की क्या एंट्री होनी चाहिए? जी बिल्कुल ठीक है, तकरीबन मेजोरिटी का वही आंसर है जो होना चाहिए। इसके साथ ब्रैकेट में लिखें बेटा, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। और अनप्रेजेंटेड चेक्स की कोई हम एंट्री अब नहीं करेंगे। कल वाली बातें जरा रिकॉल करें। अनप्रेजेंटेड चेक्स को हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके होंगे। हम इसे सिर्फ बीआरएस में लिखेंगे। और किसकी बीआरएस में लिखेंगे? ऑफ कोर्स सीडी अकाउंट की बीआरएस में। अब हम पीएलएस अकाउंट का भी एक लेजर बनाएंगे, सीडी अकाउंट का भी एक लेजर बनाएंगे। इसी तरह बैंक ने भी, अब देखें, दो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, एक पीडी पीएलएस की और सीडी अकाउंट की। तो दो बीआरएस भी एज इट इज बनेगी जैसे बननी चाहिए। एक बीआरएस में सीडी अकाउंट रिकंसाइल करेंगे और एक में पीएलएस। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? तो अब हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक्स की क्या हम एंट्री ऑलरेडी कर चुके होते हैं, तो देयरफॉर अब इसकी कोई एंट्री नहीं है। सब क्लियर है? रिस्पॉन्ड मी प्लीज। जी डियर आगे बढ़े। ठीक है, थैंक यू। नंबर 6, अ लेटर सेंड टू द बैंक। अब काम से बड़ा कंसंट्रेशन का यार। अ लेटर सेंड टू द बैंक टू ट्रांसफर अ सम ऑफ 25,000 फ्रॉम पीएलएस अकाउंट टू सीडी अकाउंट रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड। एक बैंक को लेटर भेजा था कि पीएलएस अकाउंट में से सीडी अकाउंट में 25,000 रुपया, 25,000 रुपीज ट्रांसफर कर दें, लेकिन अभी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की। आसान है, कोशिश करें। क्या डेबिट क्या क्रेडिट करना चाहिए? बुक्स ऑफ द कंपनी है। सीडी अकाउंट डेबिट, क्यों? तो उसमें से जा रहे हैं। और पीएलएस क्रेडिट, क्यों? क्योंकि उससे पैसे कम हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एंट्री से क्लियर है? नंबर 7 करें। अ चेक फॉर ₹15,600 issued in the name of Best Furnitures from CD account against purchase of furniture was cancelled in January। एक चेक को इशू किया था, कैंसल हो गया। आसान है, बट द नेसेसरी एंट्री वाज नॉट मेड इन द बुक्स। बताएं, सोच के बताएं, गलत नहीं होना चाहिए। जब चेक इशू किया होगा पहले एंट्री ध्यान में लाएं। चेक इशू किया होगा तो बेस्ट फर्नीचर्स, अब फर्नीचर खरीदा हुआ था, कोई हमारा क्रेडिटर टाइप होगा, परचेज हुई हुई है,
तो बेस्ट फर्निचर्स डेबिट और सीडी अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। अब कैंसिल हो गया तो क्या हमें चेक रिवर्स करना है या दोबारा रिकॉर्ड करना है? आई होप कि रिवर्स करना है। सीडी अकाउंट डेबिट और बेस्ट फर्निचर्स या क्रेडिटर बेस्ट फर्निचर्स कह लें, पेएबल टू बेस्ट फर्निचर्स कह लें, एक लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। किसी वजह से शायद अब पैसे नहीं जा रहे, चेक कैंसिल करना पड़ गया, शायद गलत लिखा हुआ वगैरह, तो सीडी अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिटर या पेएबल टू बेस्ट फर्निचर्स, जो वर्ड्स आप लगा लें, एक लायबिलिटी के तौर पे दोबारा क्रिएट हो जाएगा। सबको क्लियर होगी बात? नहीं, चेक रिवर्स जो दानियाल आप कह रहे हैं, तो चेक रिवर्स किस अकाउंट का? सीडी अकाउंट को फिर क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है दानियाल, कोई और कंफ्यूजन किसी की? पॉइंट 1 में कहा हुआ था कि सीडी अकाउंट से इशू हुआ और पीएलएस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया। चेक बेटा अगर इशू हुआ तो सीडी अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था और वो पीएलएस अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया, मींस कि पीएलएस अकाउंट में क्रेडिट कर लिया। तो ठीक कैसे करेंगे? पीएलएस अकाउंट डेबिट और सीडी अकाउंट क्रेडिट। ठीक है मोहम्मद अदनान? जी मोहम्मद अदनान साहब। मौज आप मोहम्मद अदनान प्लीज काइंडली रिस्पॉन्ड किया करें ना कि जब आपने क्वेश्चन नहीं पूछा। वो पॉइंट नंबर 6 सर जी ये है, लेटर एक भेजा था बैंक को कि वो पैसे ट्रांसफर कर दे 25,000 फ्रॉम पीएलएस टू सीडी, तो पीएलएस से सीडी, तो और वो रिकॉर्ड अभी नहीं किया हमने। ठीक है, ये रिमेन अनरिकॉर्डेड, तो अगर उसे रिकॉर्ड करना है तो पीएलएस से सीडी में जा रहे हैं, तो सीडी अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट और पीएलएस अकाउंट का बैलेंस कम होगा तो देयरफॉर क्रेडिट। ठीक है मॉस? जी डियर, अब ये तो इश्यूज थे बैंक में, कंपनी में, और कंपनी में जो 7 पॉइंट्स हमें गिवन थे उनमें से हमने एंट्रीज कर ली और नंबर 5 जो था वो अनप्रेजेंटेड चेक था, देयरफॉर फिर उसकी एंट्री हमने अब नहीं करनी। अनपेड का मतलब उसकी पेमेंट नहीं हुई, रिमेन अनपेड मींस अभी वो पेड नहीं हुआ। जी डियर, उसके बाद आ गया बुक्स ऑफ द बैंक। फुल कंसंट्रेट कीजिएगा, ये बैंक की बुक्स हैं और रिमेंबर बैंक में अगर कोई एरर हुआ हो तो एरर बैंक का फिर बीआरएस में ठीक होता है, लेकिन डेफिनेटली हम एक जहन में एंट्री इसलिए कर लेंगे ताकि बीआरएस में डेबिट क्रेडिट करना जरा आसान हो जाए। ये एंट्रीज हमने लिखनी नहीं है, हमने सिर्फ कौन सी एंट्रीज करनी होती हैं जो कैश बुक में आनी है। जो बैंक में एंट्रीज हैं वो हम बीआरएस में प्रेजेंट करेंगे इफ एनी। तो प्रॉफिट ऑफ 11577 ऑन पीएलएस अकाउंट वाज क्रेडिटेड टू सीडी अकाउंट। अब ये जो भी मिस्टेक है, हम सोच तो रहे हैं कि डेबिट क्रेडिट क्या होना है, लेकिन इसको हमने रिकॉर्ड करना नहीं है, हमें ये सिर्फ इसलिए पता होना चाहिए डेबिट क्रेडिट ताकि हम अपनी बीआरएस में ये वक्ती तौर पे करेक्शन कर सकें। तो प्रॉफिट था 11577 पीएलएस अकाउंट का, वाज क्रेडिटेड टू डीसीडी अकाउंट। फुल कंसंट्रेट करें, अभी बैंक एंगल से डिस्कशन हो रही है, तो कहां क्रेडिट होने की बजाय कहां क्रेडिट हो गया? पीएलएस अकाउंट का प्रॉफिट था, अभी बैंक के एंगल सोचना जरा, तो थोड़ा सा जरा सोचना, सही तरह पढ़ना है। तो मैं कह सकता हूं कि सीडी अकाउंट को फिर सीडी अकाउंट की बीआरएस में डेबिट होना चाहिए और पीएलएस अकाउंट की बीआरएस में क्रेडिट होना चाहिए। सीडी अकाउंट डेबिट और पीएलएस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब मैं इसको लिख इसलिए ले रहा क्योंकि कहीं खुदा ना खास्ता आपको ये ना आपके जहन में आ रही कि ये भी एंट्रीज हमने करनी है, तो हमने ये एंट्रीज सिर्फ बीआरएस के एंगल से क्लिक सोचनी है, बाकी मैं भी प्रेजेंट करके लेकिन इन बीआरएस में दिखाता हूं। सेकंड पढ़े, मिसलेनियस चार्जेस ऑफ 335 चार्ज टू पीएलएस इंस्टेड ऑफ सीडी अकाउंट। पहले तो प्रॉफिट था कोई, अब ये मिसलेनियस चार्जेस कोई बैंक चार्जेस हैं, मिसलेनियस मींस कुछ एक्स्ट्रा छोटे मोटे कुछ चार्जेस ने काट लिए हैं, लेकिन चार्जेस अगर हैं चार्ज टू पीएलएस इंस्टेड ऑफ सीडी अकाउंट, इट मींस बैंक ने डेबिट कर लिया होगा पीएलएस को, करना था उसे सीडी को, तो देयरफॉर पीएलएस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और सीडी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सॉरी मैं शायद उलट कह रहा हूं, वर चार्ज टू पीएलएस इंस्टेड ऑफ सीडी, तो सीडी पीएलएस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है शायद,
और सीडी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एग्री करते हैं आप प्लीज? सीडी अकाउंट डेबिट, बैंक को क्या चाहिए कि वो अपनी कलेक्शन कैसे करे? सीडी अकाउंट डेबिट करके और पीएलएस अकाउंट क्रेडिट। इट मीन सीडी अकाउंट की जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें डेबिट करेंगे और पीएलएस अकाउंट की जो रिकंसिलिएशन बनाएंगे उसमें 335 को क्रेडिट करेंगे। क्लियर है प्लीज? सबको समझ आता है अब ये बात? ये जिस तरह डिस्कशन हो रही है सबको क्लियर हो जाएगा? अब हमारा ये लेवल इतना हो गया है कि डेबिट क्रेडिट की बात हो सकती है। बैंक चार्जेस है सर आदिल, तो बैंक चार्जेस होंगे जिन्हें वो मिसलेनियस चार्जेस के नाम से बता रहा है आदिल जुल्फकार। देन बेटा रिमिटेंसेस, रिमिटेंस का मतलब मैंने क्या बताया था? रेमिटेंस अमाउंट को कहते हैं, वो अमाउंट जो रिसीव हो रही होती है। तो रेमिटेंस ऑफ 33,500 वाज क्रेडिटेड टू पीएलएस इंस्टेड ऑफ सीडी। अब डेफिनेटली मैं इस एंगल से अगर अगर हम बैंक के एंगल से सोच रहे हैं तो रेमिटेंस क्रेडिट हुई है पीएलएस में, होनी थी सीडी में, तो देयरफॉर ठीक करेंगे पीएलएस डेबिट और सीडी अकाउंट क्रेडिट। एंट्रीज में इसलिए बोल रहा हूं ताकि हमें बीआरएस बनाते हुए ये डेबिट क्रेडिट करने में आसानी हो जाए। तो पीएलएस डेबिट और सीडी अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। जी मुकीर साहब, हम बैंक के एंगल से सोच रहे हैं, तो बैंक के एंगल से डेबिट क्रेडिट का मतलब हम बैंक की लायबिलिटी और एसेट के एंगल से सोच रहे हैं। बहरहाल ये क्लियर रखें कि लायबिलिटी अगर डेबिट कह रहे हैं हम तो वो कम हो रही है, और अगर एसेट डेबिट कह रहे हैं तो वो बढ़ रहा है। ठीक है मिस्टर मुकीत? रेमिटेंस का प्लीज बेटा मतलब मैंने अभी बताया, दिखाया, लिखवाया, मतलब होता है पैसे आना। हम जरा इस तरह ना कैंडली करें बेटा, दिस इज नॉट द वे। साथ साथ चलेंगे तो बात बनेगी। अब अगर एक चीज 2-3 दफा रिपीट हो जाए तो दिस इज नॉट द वे बेटा, फिर कोशिश करनी चाहिए। रेमिटेंस प्लीज अमाउंट रिसीव्ड, जो पैसे आ रहे हैं वो रेमिटेंस कहलाती है। नंबर 4, a check of rupees 23,200 was credited by bank on 22nd February। हमारा भी ईयर, हमारा जो पीरियड है वो जनवरी का है, तो ये फरवरी की बात हो रही है। द अमाउंट वाज रिकॉर्डेड in the books of the company on 29 January when the check was received। जरूर बताना चाहिए। सोचें ये क्या है, कोई एंट्री बता दें, कोई एंट्री करेंगे या कुछ और है ये? जी सर, एन क्रेडिट चेक है सर ये। अ चेक वाज रिसीव, वो क्रेडिटेड नेक्स्ट पीरियड में हुआ है, लिखें सब साथ, अनक्रेडिटेड चेक्स। अब एक छोटा सा इश्यू ये बनेगा कि अनक्रेडिटेड चेक जो है, अनक्रेडिटेड चेक समझ आ रहेगा प्लीज सबको? एनी कंफ्यूजन? कोई इश्यू तो नहीं प्लीज? ठीक है, अगर इसका इश्यू नहीं है तो ठीक है। जी फाइनली बेटा, अब इस एक स्टार्टिंग जरा एक सेकंड लाइन थी। बैंक को इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो जितनी भी रेमिटेंसेस हैं उसने सीडी अकाउंट में क्रेडिट करनी है। अब ये सेंटेंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है, जरा ऊपर से सेकंड सेंटेंस पढ़ के जरा नीचे वापस आए। इस पॉइंट नंबर 4 में ना बताया नहीं हुआ कि ये किस अकाउंट में फाइनली क्रेडिट हुआ है। तो हमारा बैंक से एग्रीमेंट क्या था कि सारी जो रेमिटेंसेस हैं, रेमिटेंसेस में जो पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो ये भी रिसीव हो रहे हैं पैसे, चेक इज रिसीव्ड है, तो जितने पैसे हैं वो बैंक में सीडी अकाउंट में क्रेडिट होने थे, ये अकॉर्डिंग टू सेकंड लाइन जो ऊपर पड़ी थी हमने। ठीक है, तो इसलिए फिर फाइनली ये बता दें, ये अनक्रेडिटेड चेक्स आप किस बीआरएस में लिखेंगे, पीएलएस में या सीडी में, ये भी डिसीजन लेने हैं। जरा पॉइंट नंबर 2 पढ़ के, जिन हजरात ने ये सवाल पूछा भी था तो भी काइंडली जरा नोट कर लीजिएगा, बिकॉज ऑफ ऊपर सेकंड लाइन, ये अनक्रेडिटेड चेक्स पे सीडी अकाउंट की बीआरएस में आएंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें जरा लिंक्ड हैं ऊपर फर्स्ट लाइन से। फाइनली ये क्लियर हो गया जी आतिफ एंड राशिद? जी सर,
फाइनली बेटा आप रिक्वायरमेंट के एंगल से अगर देखेंगे एक नजर तो इंशाल्लाह सारी बात दोबारा क्लियर हो जाएगी। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी वेयर एवर इज नेसेसरी। तो आपसे अगर मैं रिक्वेस्ट करूं कि ये वाला पॉइंट आप खुद से लिख लें, क्योंकि मैंने शायद सबकी एंट्रीज बता दी हैं, लेकिन आपने अपने रजिस्टर पे नोट करनी है ये। तो ये पहला काम कर लेंगे प्लीज, ये जो एंट्रीज लिखी हैं उनको जरा थोड़ा सा प्रेजेंट करके, मैं जरा ताकि मेन जरा बात पे फोकस कर सकूं। ठीक है, तो ये काइंडली आप इंडिविजुअली लिखेंगे, ये आपका एक छोटा सा कल होमवर्क है, जरूर लिखना है वही जो एंट्रीज मैंने ऊपर कंपनी की बुक्स में आपको करवाई हैं, एक्सेप्ट पॉइंट नंबर 5, वो सारी पे रिकॉर्ड कर लें ताकि आपका ये इशू भी रिजॉल्व हो जाए। सेकंड और थर्ड रिक्वायरमेंट इंशाल्लाह भी हम करके जाएंगे, टाइम है। क्या क्या करना है, कंप्यूट द करेक्ट बैलेंस एज पर बुक्स ऑफ द कंपनी बैलेंसेस और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ द बोथ द बैंक्स। तो करेक्ट बैलेंसेस का मतलब हमें एज पर बुक्स ऑफ द कंपनी हमने कैश बुक्स के एडजस्टेड बैलेंसेस निकालने हैं और फिर उसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ भी मैच करना है। कॉन्सेप्ट सारा क्या है वो अभी सच कुछ डिस्कस तो हुआ है, लेकिन एक काम आपने ये करना है कि पहले गौर से जरा अपने सामने जो स्क्रीन है इसको देख के जरा मेरी बात और जरा फाइनल कर लें जहन में। अब बेटा साइमल्टेनियसली चार चीजें हमारे सामने आएंगी। चार चीजें मींस, एक तो हमने कैश बुक बनानी है, कैश बुक बैंक बुक कह लें, सी अकाउंट से रिलेटेड। अब दो अकाउंट्स हो गए हैं, देयरफॉर थोड़ी सी वर्किंग जरा डिटेल में है। एक फिर पीएलएस अकाउंट की कैश बुक है। आपके जितने भी बैंक में अकाउंट्स होंगे आप उतने ही बैंक अकाउंट से रिलेटेड बनाएंगे और बैंक भी उतने ही अकाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट बनाएगा, और हर कैश बुक को उसकी रिस्पेक्टिव बैंक स्टेटमेंट से मैच भी होना चाहिए। क्योंकि सब सवाल पढ़ के बेटा पता चला यार, हमने सेकंड लाइन पढ़ी ऊपर तो हमें पता चल गया कि सारे पैसे बैंक से कहा हुआ है कि सीडी अकाउंट में आएंगे। आप लोगों की बेटा कंसंट्रेशन नहीं है वो, प्लीज इस तरह बात नहीं बनेगी। तो सिमिलरली जब ये काम भी हो रहा होगा तो साथ एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, सीडी अकाउंट की बनेगी, और फिर सिमिलरली मैं चाह रहा हूं जरा ऊपर नीचे सब कुछ आप करने आ जाए जरा, एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पीएलएस अकाउंट के लिए बने। पहले ये सिर्फ मुझे बता दें, ये मैं चार चीजें हूं, इन सब की समझ आ रही है, इन चारों की समझ आ रही है क्या हो रहा है। आप लोग इस तरह करें, जनरल एंट्रीज के लिए एक पेज रख लें, एक खाली पेज जनरल एंट्रीज के लिए छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे आके अब आप देख लें आप लोग कैसे कंफर्टेबल हैं। मेरा ख्याल है कि शायद आप लोग एक नेक्स्ट पेज सेकंड पेज को सिर्फ सीडी अकाउंट की कैश बुक और रिकंसिलिएशन के लिए रख लें, साफ सुथरा बनाएं, आप एक ही पेज पे दोनों ना कीजिएगा, और दोनों हाफ हाफ पेज पे यूज कर लीजिएगा सीडी और बैंक रिकंसिलिएशन। फिर पीएलएस के लिए कैश बुक और बैंक रिकंसिलिएशन सेकंड और थर्ड पेज यूज कर लें। मेरा ख्याल है एक फर्स्ट पेज प्लीज एंट्रीज के लिए छोड़ें, वो आपने जरूर लिखनी है, और प्लीज इकट्ठे हो जाएं, मिलजुल के जरा ये करते हैं जो अभी हमने सारा डिस्कस किया है वो जरा साथ साथ दोबारा रिवाइज हो जाएगा। और इसकी कोई डेट भी अगर हम लिख लें तो अच्छा है। एज ऑन है 31 जनवरी। जब आप लोग काइंडली फॉर्मेट्स बना लेंगे तो बाकी काम मेरे साथ ही इसलिए कीजिएगा कि एक दफा फिर जरा मेरे से बातें सुन के फाइनल कर लें।
जब आप लिख लेंगे तो मुझे बताइएगा प्लीज। एन जी डियर, अब क्वेश्चन अपने सामने रखना है और मेरी सारी बातें प्लीज दोबारा जरा रिवाइज करनी है। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट के बैलेंसेस पे आइएगा जरा, और कोई मिस्टेक नहीं, दोबारा सुन लें। अगर मैं सीडी अकाउंट की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहा हूं तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 11503, पहले मुझे रिस्पॉन्ड कर दें, बात सही है। 11503 डेबिट, पहले यस नो में बता दें, बाद में लिखिएगा। सिमिलरली दूसरी तरफ जाए जरा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, पीएलएस की बैंक स्टेटमेंट के एंगल से बात हो रही है। बैलेंस एज पर स्टेटमेंट फिगर इज 263,508, 263,508, और इसकी अगर हमें ओवरड्राफ्ट की बात नहीं पता कि ओवरड्राफ्ट है या नहीं, ओवरड्रॉन है या नहीं, वी सिंपली अज्यूम कि बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है सर, ठीक है सर, लिखें, नोट कर लें। देन माय डियर, कैश बुक की तरफ आए, 6594, ये बैलेंस ऑफ सीडी अकाउंट है, और इसी तरह से 236, 253, इट इज अनएडजस्टेड बैलेंस एज पर पीएलएस अकाउंट। ये बेटा ओके, प्लीज बैलेंस ठीक है, आ रही बात? ये बेटा, ये सेकेंडली जो मैंने कैश बुक में बैलेंसेस लिखे हैं डेबिट साइड पे, ये ठीक है? एक सेकंड बता दीजिएगा, साथ साथ चलें जरा, यहाँ तक इकट्ठे हो जाए प्लीज। देन बेटा मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि अब आपने एंट्रीज भी साथ साथ लिखी हुई हैं इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ये क्वेश्चन आपके सामने है, एंट्रीज मैंने इसलिए लिखवाई थी। अब मेरी पोस्टिंग जरा देखनी है आपने, पहले मेरी पोस्टिंग देख लें, कंफ्यूजन होगी तो फिर दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो पहली एंट्री देखें बुक्स ऑफ द कंपनी में, ये कैश बुक में एडजस्टमेंट जब मैं करूंगा तो कैसे करूंगा। इश्यूड फ्रॉम सीडी, रिकॉर्डेड इन पीएलएस, तो पीएलएस अकाउंट डेबिट फुल कंसंट्रेशन, ये दो काम साथ साथ करने पड़े, पीएलएस अकाउंट डेबिट और सीडी अकाउंट क्रेडिट। पहले मुझे बताना है कोई इश्यू तो नहीं है, और बाद में लिखना है। ठीक है पोस्टिंग मेरी? साथ साथ लिखते भी रहा करें, बस वाई लिख के बता दें, वाई, या अगर नहीं मसला है तो बता दें। पीएलएस अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड पे फिगर आ गई, और सीडी अकाउंट से चेक इश्यू हुआ था, इसलिए सीडी अकाउंट को रिकॉर्ड करना था, सीडी अकाउंट में रिकॉर्ड करना था, पीएलएस में रिकॉर्डेड है, तो पीएलएस अकाउंट डेबिट हो गया।
क्योंकि सर चेक अगर इशू होगा तो माय डियर आपके अकाउंट में पैसे कम हो जाएंगे हमसा। अगर अभी तक बेटा हम क्लियर नहीं इन बातों से तो ये तो ज्यादती है। अगर आपने चेक इशू हुआ तो किया तो बैंक क्रेडिट होता है। सीडी अकाउंट से अगर इशू किया था तो सीडी अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था, हो गया है पीएलएस अकाउंट, तो पीएलएस अकाउंट डेबिट और सीडी अकाउंट क्रेडिट। चेक अगर इशू होगा तो प्लीज बैंक क्रेडिट होगा। और कौन सा बैंक होना चाहिए था? सीडी अकाउंट वाला बैंक होना चाहिए। जी माय डियर सेकंड एंट्री देखें। अब डिपॉजिट हुआ 25,000 रुपया, अपनी इसकी एंट्री लिखी हुई है, पीएलएस में डिपॉजिट हुआ था और सीडी में रिकॉर्ड हो गया। डिपॉजिट अगर होगा तो बैलेंस बढ़ेगा, तो डिपॉजिट इन पीएलएस रिकॉर्डेड इन सीडी। तो होना क्या चाहिए? सीडी अकाउंट पीएलएस अकाउंट डेबिट होना चाहिए 25,000, रेफरेंस इसके साथ आ जाएगा सी, सॉरी, और पीएलएस अकाउंट के रेफरेंस से 25,000 सीडी अकाउंट में आ जाएगा। ठीक हो गया डियर? ओके, सेम तो हो रहा है लेकिन प्लीज सेम ही हो रहा है ये भी देखें। जी नोट करके मुझे वाई एन भेजते जाइएगा। अच्छा टाइम के चक्कर में ना पड़ जाइएगा, टाइम अल्लाह का शुक्र है इंशाल्लाह काम कंप्लीट हो जाएगा। आप उसकी ना टेंशन लीजिएगा, ऐसी घड़ियां देखते रहें। जी डियर नंबर 3 देखें, सीडी अकाउंट क्रेडिट सैलरी डेबिट। तो सैलरी डेबिट हो रही है और सीडी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 750 से। तो इसका पीएलएस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो एंट्री थी सीडी अकाउंट क्रेडिट एंड सैलरी डेबिट। तो आई होप के ये तो इजीली पोस्ट कर सकते हैं आप। नंबर 4 देखें, डेटर डेबिट सीडी अकाउंट क्रेडिट। अब डेटर का लेजर हमने नहीं बनाना, डेटर का लेजर हमने नहीं बनाना, सिर्फ आपको सीडी अकाउंट में क्रेडिट नजर आएगा। क्लियर है? लिखते जाएं साथ साथ बाय एन बताते जाएं। काम के दौरान समटाइम्स इररिलेवेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, इस तरह बेटा ना करें, फुल फोकस करें जो इस वक्त बात हो रही है। जब बात ये कंप्लीट कर लेंगे तो देन फिर डिसाइड कर लेंगे अगर कोई एक्स्ट्रा आपके जहन में कोई सवाल है। देन उसके बाद बेटा नंबर 5 अनप्रेजेंटेड चेक्स थे। अनप्रेजेंटेड चेक्स की एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन ये अनप्रेजेंटेड चेक्स थे सीडी अकाउंट के। देयरफॉर सीडी अकाउंट की बैंक रिकंसिलिएशन में इन अनप्रेजेंटेड चेक्स को आना चाहिए। अगर आप इन अनप्रेजेंटेड चेक्स का जरा एक टोटल कर लें तो वो जरा हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ये फिगर्स रिस्पेक्टिवली मैं लिख तो रहा हूँ वैसे, 8,993 प्लस 5,445 और प्लस 11,633। अगर मुझे प्लस करके कोई साहब आंसर बता दें। 26 26071, ठीक है, थैंक यू। 26071 और रेफरेंस डेब होगा अनप्रेजेंटेड चेक्स, इकट्ठे हो जाए। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि हम साथ साथ चीजें अंडरस्टैंड करके और उसको साथ साथ जहां जहां उन्होंने जाना है अब इस पोजीशन में हो कि उसे लिख सकें। ठीक है डियर? 26071 डेबिट नोटेड है। नंबर 6 पे आ जाएं, इकट्ठे हो प्लीज। नंबर 6 एंट्री देखेंगे तो लिखा हुआ है सीडी अकाउंट डेबिट। तो सीडी अकाउंट डेबिट, रेफरेंस आ जाएगा पीएलएस और पीएलएस अकाउंट क्रेडिट, रेफरेंस आ जाएगा सीडी। ठीक है, नोट करें, सीडी अकाउंट डेबिट, पीएलएस अकाउंट क्रेडिट।
जी डियर, ओके, respond me please. Just why and don't waste time. जी मेडी, उसके बाद लास्ट एंट्री देखें। ओके ठीक है, रुक जाएं, थैंक यू। लास्ट एंट्री आप देखेंगे तो सीडी काउंट डेबिट और पेबल या क्रेडिटर फर्निचर लिखा हुआ, बेस्ट फर्निचर। तो क्रेडिटर बेस्ट फर्निचर्स डेबिट, सॉरी क्रेडिट, सीडी काउंट डेबिट और क्रेडिटर बेस्ट फर्निचर्स क्रेडिट, कुछ वर्ड्स कम मैंने कर दिए, लिखे। और अगर बेस्ट क्रेडिटर बेस्ट फर्नीचर का लेजर बन रहा हो तो आप उसमें क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। ये दलाल उसको रख लेंगे, वो मैं आपको मैसेज करवाऊंगा, फिर कोई एक्स्ट्रा टाइम रख लेते हैं उसमें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ओसामा से वो फिर आपसे फर्दर डिस्कशन रख लेता है। तो वो इंशाल्लाह शायद कल 11 बजे से लेके, बल्कि शायद उसे रूटीन बना लेंगे, तो मैं भी वो आपको मैसेज करवाता हूँ। ठीक है दलाल, उसको एक रूटीन की क्लास रख लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन अब आप सारे बैठे हैं जिसमें आपके फर्दर क्वेश्चन समटाइम्स हो सकते हैं, तो उसको एक क्लास अदरवाइज रख लेंगे जिनके इश्यूज हैं, ताकि वो उसमें फर्दर डिस्कस हो जाए। तो उसको मैंने वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, फिलहाल वो रहने दें, प्लीज फोकस ऑन द डिस्कशन जो हो रही है। अब आप फुल कंसंट्रेट करके जरा बुक्स ऑफ द बैंक की तरफ आ जाएं, और प्लीज आई रिक्वेस्ट जरा 5 मिनट सही यूटिलाइज करें। जी डियर, पॉइंट नंबर 1 जरूर सुने, दोबारा पढ़ें। Profit on of 11,577 on PLS account was credited to CD account। मेरी एंट्री सुननी है कंसंट्रेशन से। CD अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, अब ये बैंक के एरर्स हैं, इन द बुक्स ऑफ द बैंक ये हुआ है। तो CD अकाउंट डेबिट, फुल कंसंट्रेट, प्रॉफिट रॉन्गली रिकॉर्डेड, एक सेंटेंस लिखना है जो आपका मेरे से डिफर हो सकता है, इसमें सेंटेंस का कोई इशू नहीं है। प्रॉफिट रॉन्गली रिकॉर्डेड, लेकिन CD में 11,577, फिर आप क्रेडिट हुआ हुआ है तो डेबिट कर देंगे, और यहां भी वही सेंटेंस बन सकता है, प्रॉफिट रॉन्गली, प्रॉफिट बल्कि कहना चाहिए नॉट रिकॉर्डेड, यहाँ पीएलएस में पहले रिकॉर्ड नहीं था, कंसंट्रेशन का काम है, यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो यहाँ 11,577 फिर क्रेडिट हो जाएगा। बैंक के एंगल से अभी है, बैंक की मिस्टेक्स ठीक कर रहा हूं। तो डबल एंट्री बनी है, सीडी अकाउंट डेबिट विद रिस्पेक्ट टू बैंक एंड पीएलएस अकाउंट क्रेडिट विद रिस्पेक्ट टू बैंक। पहले मुझे बताना है, क्लियर है बात? क्वेश्चन सामने रखें, फुल फोकस करें, लिखें, साइमल्टेनियसली दोनों काम करें। नोट करें। सीडी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, प्रॉफिट था पीएलएस अकाउंट का, तो पीएलएस अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, तो पीएलएस अकाउंट क्रेडिट कर दें और सीडी अकाउंट डेबिट कर दें। तो ऊपर एक सीडी अकाउंट की रिकंसिलिएशन है और एक पीएलएस की, तो सीडी अकाउंट पीएलएस अकाउंट क्रेडिट और सीडी अकाउंट डेबिट। ठीक है फैजान, फैजान वकार, ओके बेटा, प्लीज जिनके फिर नाम बोलता हूँ प्लीज बताया करें। सेकंड देखें गौर से, अब मिसलिनियस चार्जेस वर चार्ज, ये कंसंट्रेशन काम है ना, बुक रखें साथ, पेन जरा देखें सही, सब कुछ देखें गौर से। वर चार्ज टू पीएलएस अकाउंट, अब चार्जेस चार्ज टू पीएलएस अकाउंट, अगर बैंक के एंगल से बात हो रही तो बैंक ने डेबिट किया है। कहां डेबिट किया है? पीएलएस में। कहां करना था? सीडी में। तो चार्जेस, अब वर्ड देखें जरा, रॉन्गली रिकॉर्ड हुए हैं पीएलएस में, रॉन्गली चार्ज, तो पीएलएस में 335 फिर क्रेडिट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ सीडी। सीडी अकाउंट में 335 डेबिट,
ठीक है, तो चार्जेस थे सीडी के, चार्ज हो गए पीएलएस के, चार्ज टू पीएलएस इंस्टेड ऑफ सीडी, तो सीडी अकाउंट डेबिट एंड पीएलएस अकाउंट क्रेडिट, वर्ड्स हो जाएंगे चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड, सीडी में रिकॉर्ड नहीं हुए थे और पीएलएस अकाउंट में रॉन्गली चार्ज हो गए थे, चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड। यकीनन थोड़ा सा महसूस होता है कि जैसे बहुत ज्यादा सरदर्द सी हो रही है, लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन से देखेंगे तो यकीनन मैं नहीं कहता, बहुत सिंपल चीज है, कोशिश आप करें, इंशाल्लाह सरदर्द ठीक हो जाएगी। जी डियर, ओके, सब इकट्ठे हैं प्लीज, यहां तक बता दें। बस सोच रहे साइमल्टेनियस पढ़ रहा है मिस्टर आदिल, वैसे डेफिनेटली बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, मुश्किल इन सेंस इकट्ठा हो गया बस, इसके थोड़ा सा शायद जरा लग रहा है। जी डियर, नेक्स्ट वन पढ़े, नंबर 3 इन द बुक्स ऑफ द बैंक, रेमिटेंस जो थी वो पीएलएस में क्रेडिट थी और होनी थी सीडी में, सुने गौर से, रेमिटेंस wrongly credited, तो पीएलएस में रॉन्गली क्रेडिटेड अगर है तो 33,500 से डेबिट है और रॉन्गली क्रेडिट हुई है और रिमिटेंस रिकॉर्ड नहीं हुई, कहां, नॉट रिकॉर्डेड, सीडी में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो एक रेमिटेंस पैसे आए हैं, लेकिन क्योंकि बैंक के एंगल से इस वक्त बात है, तो बैंक के एंगल से पैसे आने का मतलब बैंक में फिर पैसे क्रेडिट होने चाहिए, तो डबल एंट्री इज सीडी पीएलएस अकाउंट डेबिट एंड सीडी अकाउंट क्रेडिट। जी जजाकल्लाह हमजा, जी नोट करके बता दें, फिर फाइनली काम कर लें। जी भाई फाइनली रह गया अनक्रेडिटेड चेक्स, तो अनक्रेडिटेड चेक्स का फाइनल डिसीजन ले लें। अनक्रेडिटेड चेक्स सीडी अकाउंट में इसलिए थे क्योंकि बैंक वाज टू क्रेडिट ऑल द चेक्स रिसीव्ड इन द सीडी अकाउंट, ऊपर पैराग्राफ एक पढ़ा था आपने थोड़ी देर पहले, तो अनक्रेडिटेड चेक्स की अमाउंट है 23,200, 23,200 और इनका रेफरेंस होपफुली अब सबको याद है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट रेफरेंस है। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है, सॉरी जरा टाइम शायद 1-2 मिनट मुझे और लग चाहिए, आपसे रिक्वेस्ट जरा बैलेंसेस लिख के उठिएगा जरा फाइनल करके। थैंक्स फॉर द पेशेंस, जरा आज अगर काम जरा खत्म हो जाए तो अच्छा है। कैलकुलेटर उठाएं और एडजस्टेड बैलेंसेस निकाल के फाइनल रेफरेंसेस के साथ बीआरएसएस फाइनल करें। अनक्रेडिट चेक्स है सर, हमने 29 को सामा रिकॉर्ड किए थे, बैंक ने सेकंड को किए। सीडी में सर मौज इसलिए लिखा है क्योंकि बेटा ऊपर सेकंड आप नहीं पढ़ रहे सवाल में यार, अब तो बेटा पता नहीं मैं कितनी दफा बात कर दी है। सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि बैंक ने सारे पैसे सीडी अकाउंट में क्रेडिट करने हैं, तो ये चेक भी रिसीव हुआ है, बैंक ने सीडी अकाउंट में क्रेडिट करना है, लेकिन उसने 2 फरवरी को किया है, इसके सीडी अकाउंट के एंगल से फिलहाल ये अनक्रेडिटेड चेक है। फॉर ट्रांजेक्शन माय डियर, क्रेडिट बैलेंस है सर, फाइनल करेंगे अगर आप तो सीडी अकाउंट का एडजस्टेड बैलेंस है
सबने करना है, प्लीज टोटल कीजिएगा खुद से। मैं फाइनल CD बैलेंसेस लिख रहा हूं। तो 7214 डेबिट बैलेंस बन रहा है, एडजस्टेड डेबिट बैलेंस इधर भी बन रहा है 24920, और सही प्लस माइनस काइंडली कीजिएगा। फाइनली 7214 आ क्रेडिट रहा है, चेक कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, फाइनल करें ये बातें, और डेबिट होगा अकॉर्डिंग टू बैंक बुक। और सिमिलरली PLS में भी क्रेडिट आ रहा है अकॉर्डिंग टू बैंक स्टेटमेंट, लेकिन होगा डेबिट अकॉर्डिंग टू द कैश बुक। तो CD एडजस्टेड बैलेंसेस देख लें, छोड़ा आई। और टोटल्स के अगर एंगल से मैं बात करूं तो 47,194 एंड PLS अकाउंट में 266,920। ठीक है सर जी, फाइनली मुझे बता के उठना। सब लोग प्लीज रिस्पॉन्ड करके उठिएगा कि बात क्लियर हो गई है, कुछ रह तो नहीं गया। क्योंकि मॉस क्वेश्चन में क्लियर, क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। आपने प्लीज क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा यार, अब क्या करें। लिखा हुआ तो बहुत बैंक्स की बनानी है। लास्ट रिक्वायरमेंट देखें सी, दोनों बैंक, दोनों को बैलेंस का मैच करना है, तो इसलिए बेटा दोनों का बनाया। ये बेटा इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई? अच्छा इस तरह कीजिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 16 तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कर ली है। 17 भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें कैसा कॉन्सेप्ट है हमने नेक्स्ट एक टॉपिक में पढ़ना है, तो इसलिए इस अभी टाइम ना लगाइएगा। फिलहाल आप ऐसे करिएगा, मैंने पहले कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ जाने को कहा था, तो काइंडली जरा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का कोई पेज नंबर मुझे ढूंढ के बता दे। आपकी बुक का जो पेज नंबर है, पेज नंबर जो हजरात ग्रुप में अभी तक शामिल नहीं है वो बेटा फिर मैं आपको मैसेज करवाता हूँ, आप कॉलेज के नंबर पे अगर पता कर सकें जैगम, तो आप अकॉर्डिंगली फिर पेज 25 पे आइएगा। जैगम साहब अगर आप ग्रुप में भी शामिल नहीं हैं तो कॉलेज के नंबर से अगर कांटेक्ट करें तो इंशाल्लाह आपको ग्रुप में फिर ऐड करवा देंगे। ठीक है जैगम, या मैं फिर आपको कोई सामा का नंबर, चले वो आपको फिर करते हैं कुछ, आप कॉलेज के नंबर फिलहाल कांटेक्ट करें। अच्छा पेज नंबर 25 मुझे बताया जा रहा है, इसमें बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको किसी जमाने में कहा तो था, लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल नहीं भी किया तो वही कीजिएगा। बाकी बेटा अभी क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, अब आई होप कि किसी ने फर्स्ट और सेकंड किया था, पहला और दूसरा किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था किसने? जी बेटा मैं अभी अभी चेक करवाता हूँ, मैं अभी करता हूँ, ये मैं अभी आपको नंबर शेयर करवाता हूँ, सॉरी। अच्छा इसमें इस तरह कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फिर 3 और 4 होमवर्क रखना। अब इस तरह करेंगे, नेक्स्ट 3-4 दिनों में आप ये दो क्वेश्चंस करके इन्हें भी कंप्लीट कीजिएगा। इनमें अगर कुछ पॉइंट्स आपके आ रहे होंगे, भी आ रहे होंगे, एक दो पॉइंट्स शायद रह जाएं, तो वो आप फिर हाईलाइट कीजिएगा, उनका फिर देखते हैं। ठीक है, तो 3 एंड 4 आज के लिए होमवर्क रख लें। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। तो मैं बाकी आपको मैसेज वगैरह भी करवाता हूँ एक्स्ट्रा क्लास का भी, और जिन बच्चों ने भी वो टेस्ट भी सबमिट करवाना है उनको भी मैं नंबर सेंड करवाता हूँ। अल्लाह हाफिज। कल फ्राइडे वाले दिन फिर इंशाल्लाह क्लास इंशाल्लाह 2:15 तक अराउंड शुरू करूंगा। ठीक है, प्लीज जरूर टाइम पे आइएगा। अल्लाह हाफिज। ये क्वेश्चन नंबर 17 मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, प्लीज अभी ना कीजिएगा, उसमें अभी एक ऐसा पॉइंट है जो नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ आए। अल्लाह हाफिज।